तो क्या होता है, दो हमारे सेंटर ऑफ पावर, सुपर पावर उभर कर आती है। एक हमारा यूएसए होता है, एक हमारा यूएसएसआर होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड है क्या होता है कि दो खेमों में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हमारी ईस्टर्न साइड, एक होती है हमारी वेस्टर्न साइड। ठीक है, अब जो ईस्टर्न साइड थी उसका जो नेतृत्व था, है ना, जो पूर्वी साइड थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। और इन्हीं सारी कंट्रीज़ को, जिनको ये देख रहा है और जितने भी यहाँ कंट्रीज़ हैं, वो सारी कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड के अंदर आएंगी। ठीक है, सेम ऐसे जो वेस्टर्न साइड है उसको कौन नेतृत्व कर रहा है, उसका कौन नेतृत्व कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, उसे यूएसए कर रहा है। ठीक है, और वो सारी कंट्रीज़ फर्स्ट वर्ल्ड में आएंगी। अब इन दोनों ना कंट्रीज़ की ना अपनी एक अलग अलग विचारधाराएं भी थी। ठीक है, जैसे यूएसए किस चीज़ को मान रहा है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, वहीं पे जो यूएसएसआर है वो हमारा सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद में क्या होता है कि जो प्राइवेट होता है, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं वो प्राइवेट हैंड्स में होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के पास नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है, प्राइवेट ओनरशिप का होता है। जो सारी चीज़ें ना मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड, इन चीज़ पर डिपेंड करती है, ना कि गवर्नमेंट पे। ठीक है, गवर्नमेंट का बस इतना काम होता है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अगर किसी में इतना टैलेंट है तो अगर उसके अच्छे अंदर स्किल्स हैं तो भाई उसे जॉब मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। मतलब कि एक तरीके से रिच और पुअर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। होता ही है कि मतलब अगर तुम करके खा सकते हो तो ठीक है, नहीं खा सकते हो तो फिर तुम सफ़र करो। सोशलिज्म कम्युनिज्म में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत मतलब अच्छे से असिस्ट करती है, लोगों को सपोर्ट देती है एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि वो अपने जो डेवलपमेंट है वो कर सके। तो सोसाइटी एक ऐसी होती है जहाँ पे सब इक्वल होते हैं, मतलब ठीक है, सारे लोग इक्वल होंगे, सबको इक्वल अधिकार दिए जाएंगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल मैनर में होगा, प्रॉपर्टी किसके हाथ में होगी, गवर्नमेंट के हाथ में होगी। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी है एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा कि दो सुपर पावर्स उभर कर आई थी, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इंडिया जैसी कंट्री जिसने इतने टाइम तक सहन करा था एक कॉलोनियल रूल, है ना, हम बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट थे, बहुत हमारी डाउन थी इकोनॉमिक कंडीशन। तो उस टाइम पे हमने क्या सोचा कि हम इन दोनों में से किसी कंट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए नाम का फॉर्मेशन होता है 1955 में। नाम क्या है, नाम एक ग्रुप है जो 5 कंट्रीज़ के साथ बना है। इन 5 कंट्रीज़ का क्या मतलब था कि हम एक नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होगा। और इन्हीं सारी कंट्रीज़ को जो नाम के अंदर आती हैं उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या था कि इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा था और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के साथ। अब हम वो टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं जिस टाइम पीरियड में जो वो कोल्ड वॉर था, बिल्कुल एकदम हाईएस्ट पीक पे था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था कि सबसे ज़्यादा हमें डर था कि कहीं वॉर ना हो जाए। अब कोल्ड वॉर का मतलब तो यही है ना कि दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है ना, कंपटीशन टाइप चल रहा है कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तेरे से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। दोनों साइड क्या कर रही हैं, अपने अपने हथियारों को बना रही हैं, होड़ कर रही हैं, है ना। अब दोनों लड़ तो सकते नहीं है, लड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों बहुत पावरफुल हैं। अगर दोनों लड़ेंगे तो हार जीत तो देखी जाए किसकी होगी, लेकिन नुकसान बहुत होगा, डिस्ट्रक्शन बहुत होगा, टाइम भी लगेगा। जो इतना डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज़ ने अब तक करा है ना, उसमें लग जाने हैं 100 या 150 साल दोबारा से उस चीज़ को ठीक करने में। ठीक है, तो इसीलिए दोनों क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे। लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे ऐसे क्लू हमें देखने को मिले हैं कि नहीं पट रही इनकी, जैसे एक क्यूबा एक एग्ज़ाम्पल है इसका, साथ में कोरियन वॉर भी एग्ज़ाम्पल है, वियतनाम है, बर्लिन की दीवार है, वो भी एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे हमारी क्या है, नॉर्थ अमेरिका है एग्ज़ाम्पल के लिए, और यहाँ पे हमारी साउथ अमेरिका, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। तो यहाँ पे कहीं यूएसएसआर होगा, तो दूरी कितनी है, यहाँ पे कई सारे आइलैंड हैं। इन आइलैंड में एक आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा। ठीक है, और ये वैसे इन यहाँ पे जितने सारे आइलैंड है ना, इन सारे आइलैंड को मिलाकर हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। ओके, तो क्यूबा पे क्या था, एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट थी, और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ऐसी थी, करप्ट थी, गरीबी थी, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था। ठीक है, वहाँ पे एक लीडर था फेडल। ठीक है, ये लीडर कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो इतनी गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इसका एक मेन रीज़न है यहाँ का जो सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवादी सिस्टम। ठीक है, इनका ये कहना था कि हमें ना सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लानी चाहिए, मतलब वो सिस्टम लाना चाहिए जिसके अंदर गवर्नमेंट
वेलफेयर से रिलेटेड काम करे, सभी को समान अधिकार मिले, है ना, वो चीज़। तो क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम है बटिस्टा। ये यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो हार जाती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो फेडरल था ये प्रोटेस्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा, एक तरीके से खेमे, एक को लीड कर रहा है यूएसए, एक को लीड कर रहा है यूएसएसआर, ठीक है। तो क्यूबा यूएसए के वहाँ पे आ रहा है अमेरिका में ना, इस वाले पोर्शन में जहाँ पे अमेरिका है, एक तरीके से हमारे वेस्टर्न ब्लॉक में आ रहा है। तो किसके अंडर आया, यूएसए के अंदर। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं सोशलिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये ला रहे हैं यहाँ पे कम्युनिज्म, और साथ में क्यूबा की अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई है किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, जो कि एक तरीके से जिसके साथ कोल्ड वॉर चल रहा है। और क्यूबा और अमेरिका बिल्कुल पास पास है एक दूसरे से, है ना। तो रशिया क्या करता है, रशिया वहाँ पे अपनी सप्लाई करने लग जाता है वेपन्स की, मतलब यहाँ से अटलांटिक ओशन से आते हुए अपने वेपन्स यहाँ पे रख रहा है क्यूबा में। और यहाँ हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है, और ये हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन के थ्रू यहाँ पे ये मिसाइल्स ला रहा है, और होता क्या है कि ये यहाँ पर अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी रख देता है अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। अब इस चीज़ से अमेरिका डर बहुत गया था कि भाई ये तो सही नहीं है। उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन, ठीक है, ओके। ये इसको वॉर्न करने देते हैं कि भाई अगर रोक दो, ये भी अपने क्या बोलते हैं शिप्स को यहाँ ला के रोक देते हैं, तो वहीं पे रुक जाता है। मतलब यही है कि अगर ये रुकते नहीं, थोड़ी सी और इनकी गर्मा गर्मी हो जाती, तो उस टाइम पे क्या पता आज वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, ठीक है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता। तो एक ऐसा क्राइसिस होने से रुक गया, इसीलिए इसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। अब एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं कोल्ड वॉर का, एक है कोरियन वॉर, ठीक है। कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड थी, ठीक है। नॉर्थ कोरिया किस चीज़ को मान रहा है, कम्युनिज्म को मान रहा है, और कम्युनिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है, साम्राज्यवाद को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएसएसआर कर रहा है। साउथ कोरिया के अंदर कैपिटलिस्ट था, पूंजीवाद, इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए कर रहा था, ठीक है। तो एक आइडियोलॉजिकल फाइट थी इनके बीच में। एक और एग्जांपल है वियतनाम, ठीक है, वियतनाम भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइड था, इसको सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर, और चाइना इसको यूएसए, ठीक है, ओके। ये हमारा वही वर्ल्ड है, इसमें बताया जा रहा है यहाँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, और यहाँ जर्मनी। और जर्मनी में हम देखते हैं बर्लिन की वॉर, ये बर्लिन की जो दीवार है वो एक तरीके से किस चीज़ का प्रतीक है, कोल्ड वॉर का, आगे पढ़ेंगे उसे, ठीक है। मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं हमारी, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, ठीक है। तो 1948 में क्या होता है, यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं हैरी ट्रूमान, ये एक प्रिंसिपल देते हैं कि भाई हमें एक मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। और मिलिट्री ग्रुप बनाना चाहिए, और वहीं से नाटो बन गया, जिसको कितनी कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया, 12 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया। तो वहीं से ये जो डॉक्ट्राइन था, ये जो प्रिंसिपल सिद्धांत इन्होंने दिया था, उसको हम ट्रूमान डॉक्ट्राइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यह 1954 में इन्होंने एक और ग्रुप बना दिया था, ये वाली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। ये रहा, इसमें थाईलैंड और पाकिस्तान ने इसको सबसे पहले ज्वाइन करा था। 1955 में सेंटो बन गया था। सेंटो मतलब ये वाली जो कंट्रीज़ है ना, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं ये, ठीक है, ओके। यूएसएसआर ने भी क्या करता है, अब यूएसए ने इतने तीन मिलिट्री अलायंस एक तरीके से बना लिए हैं। तो यूएसएसआर ने भी क्या करा, इसके अगेंस्ट में काउंटर करने के लिए नाटो को क्या बनाया, एक वारसा पैक्ट बनाया। वारसा पैक्ट की स्थापना हुई थी 1955 में पोलैंड में, वारसा, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था कि जो फ्रांस और यूके थे, इन्होंने कई सारी ना एरियाज़ को वर्ल्ड की अपनी कॉलोनी बना रखा था, और वहाँ से ये क्या कर रहे थे, उनको कंट्रोल कर रहे थे। मतलब जैसे इंडिया को बना लिया, हमको एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, है ना, और हम पे ही फिनिश्ड गुड्स को बनाकर भेज रहे हैं। अब है ये नाम का, तो नाम क्या था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, नेहरू, ठीक है। नेहरू ने अपने एशियन और अफ्रीकन दोस्त के साथ मिलकर क्या होता है कि नाम की स्थापना करते हैं, ठीक है। नाम का बेसिकली मतलब है कि दो जो खेमे थे ना, यूएसएसआर का और यूएसए का, दोनों में से किसी में शामिल नहीं होंगे, हम अपना एक अलग अलाइड मूवमेंट बनाएंगे, ठीक है। नेहरू ने इसकी मतलब लीड किया था,
कि हम अपना खुद का ग्रुप बनाएंगे और खुद उसके लीडर बनेंगे। अब ये कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ थे जिनने मिलकर नाम को बनाया था? इंडिया, इंडोनेशिया, गाना, यूगोस्लाविया, इजिप्ट। ठीक है, ये इनके लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर बनाया था इसको। ठीक है, तो 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया था। बांडुंग में सबसे पहले मिले थे, इसीलिए इसको बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। पहली इसकी बैठक हुई थी 1961 में। ठीक है, बेलग्रेड में 25 कंट्रीज़ हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग में तो 5 कंट्रीज़ थी, लेकिन जब इसकी फर्स्ट समिट होती है उस टाइम पे इसकी 25 कंट्रीज़ इसको ज्वाइन कर लेती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि सुपर पावर्स इतनी बड़ी होती है, उनके पास इतना पावर होता है मतलब, तो वो छोटी कंट्रीज़ को अपने कंट्रोल में लाती क्यों है? क्या रीज़न होता है उसको? पहला तो उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे उससे, है ना। अब इन छोटी कंट्रीज़ के पास इतनी पावर नहीं है तो इन्हें पता ही नहीं है ना यूज़ कैसे कर रहे हैं अपने यहाँ के रिसोर्सेज, है ना। टेरिटरी मिल जाती है एक, मतलब कभी लड़ाई हो जाए किसी कंट्री से तो वहाँ पे अपने सैनिकों को भेज दो। लोकेशन मिल जाती है अपनी पास वाली कंट्री में जासूसी रखने के लिए। साथ में जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री की या फिर लड़ाई होती है तो इनसे ये शेयर भी मांगते हैं कि लाओ पैसे दो, आ जाओ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोल्ड वॉर के, जैसे हमने कॉन्गो पढ़ा, कोरिया, वियतनाम, बर्लिन। और एक और बात, जब कोरियन वॉर हुआ था तो उसमें नेहरू ने ना अपना मीडिएटर के रूप में रोल निभाया था। कैसे? ये कम्युनिज़्म मानता है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया मान रहा है पूंजीवाद को। ठीक है, तो इन्होंने इनसे बात करी, ये मान गए, लेकिन ये नहीं माने थे। तो यूएसएसआर के साथ नेहरू ने बहुत टाइम तक बात करी थी, लास्ट में ये मान गए थे, इस वजह से रुक गया ये वॉर। ठीक है, इसीलिए नेहरू को इसका श्रेय दिया जाता है। ये है जर्मनी का कि क्या होता है कि 1961 में एक बर्लिन की वॉर बनती है जो किस चीज़ को दिखाती है? ईस्टर्न साइड को और वेस्टर्न साइड को। वेस्टर्न साइड को कौन लीड कर रहा है? यूएसए। ठीक है, और ईस्टर्न साइड को कौन लीड कर रहा है? यूएसएसआर। एक तरीके का ये क्या था? सिंबल था इसका कोल्ड वॉर का, शीत युद्ध का। ठीक है, 1966 में क्या होता है? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ। वैसे तो हमारी जो पॉलिसी रही है नाम की रही है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम किसी की भी साइड नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ऐसा बोलता है कि ये तो झूठ है, तुम तो यूएसएसआर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो। जब उसने हंगरी के ऊपर अटैक करा था आपने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, है ना। लेकिन जब यूएसए ने इजिप्ट के ऊपर अटैक करा था तो आपने टोका था उस चीज़ को, है ना। और वहीं पे रशिया ने करा था तो आपने नहीं रोका। तो एक तरीके से ये थोड़ा सही नहीं है। 1963 में क्या होते हैं? LTBT आती है, एक लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके अंदर ये बात बोली जाती है कि जो यूएसएसआर है और यूएसए, इनको अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना किसी भी प्रकार का। ठीक है, ओके। फिर 1968 में क्या होता है? न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी आती है, NPT। इसका मतलब यह है कि जिन कंट्रीज़ ने इस डेट तक, है ना, अगर उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं तो मतलब उन्हें अधिकार है वो वेपन्स को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं बनाए इस डेट तक तो उसके बाद उन्हें परमिशन नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करें या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएं या रखें अपने पास किसी भी तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है, इस डेट तक इन 5 कंट्रीज़ ने बना लिए थे ये, तो इनके पास थे, लेकिन इंडिया इस पर साइन नहीं करता क्योंकि हमारा तो जब काम चल ही रहा था और हमने कह दिया ये तो सही बात नहीं है, आपको ही अधिकार है क्या इन चीज़ों को रखने का, वेपन्स को रखने का। ठीक है, ओके। एक और आती है SALT I। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें लिमिटेशन की बात होती है कि किस तरीके के वेपन बनाने हैं, जो हथियार है वो बना सकते हो, कौन से वेपन्स नहीं बना सकते। उनमें से एक का नाम है LBM। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल, हमने टारगेट सेट कर दिया और वहाँ पे जाके वो उसको मारेगा। ठीक है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसमें बोला गया कि आप एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स को नहीं बना सकते। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जैसे बैलिस्टिक मिसाइल तो यहाँ से इसने यहाँ पे मार दी, ठीक है, तो मतलब इसको ये आ रही है ना, इसको काउंटर करने के लिए जो यहाँ से चलेगी वो होगी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो किसी भी कंट्री को ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनानी है जो बैलिस्टिक मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनानी था। ठीक है, अब हमारे जो नाम NAM, इसके जो लीडर्स थे, है ना, ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, है ना, राजनीतिक तौर पर ये सारे काम कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिक तौर पर ना ध्यान नहीं दे रहे थे अपने इकोनॉमीज़ पे। तो होता क्या है, एक GATT करके ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम है? ये रूल्स बनाता है ट्रेड का इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड और सब इसे मानते हैं। ठीक है, अब UNCTAD इसने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट निकाली 1972 में।
ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने एक न्यू ट्रेड पॉलिसी के बारे में बोला डेवलपमेंट की, और इसने आंखें खोल दी हमारे लीडर्स की। उन्हें बता दिया कि तुम जिस तरीके से काम कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है, तुम्हें उससे आगे बढ़कर करना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये बात बोली गई, जो LDC है, LDC मतलब लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कंट्रोल होना चाहिए। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको कॉलोनी बनाकर जो एक्सप्लॉइट करके उनके रिसोर्सेज को ख़त्म करा है ना, तो उस पर अधिकार किसका होना चाहिए? उन्हीं कंट्रीज़ का होना चाहिए, LDC मतलब जिनके वो हैं। दूसरा कि उन्हें तुम अपनी मार्केट का भी तो एक्सेस दो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम उनसे परचेज़ करके अपनी मार्केट में उन चीज़ों को ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हम चीज़ें बना रहे हैं वो चीज़ वो लोग नहीं खरीद रहे, तो कहीं ना कहीं हम उनको अपनी मार्केट का एक तरीके से एक्सेस दे रहे हैं और वो नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत चीज़ है ना। इससे पूरे कंट्री को तो फ़ायदा ही नहीं होगा। तो मतलब ये चीज़ बोली गई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपनी जो मार्केट है उसको खोलना होगा लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। साथ में हम लोगों के पास जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, इनके पास कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ से बोला कि भाई जो कॉस्ट है इन टेक्नोलॉजीज़ की उनको कम करो, कम रुपए में, ताकि ये लोग टेक्नोलॉजी खरीद सकें और अपने यहाँ डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। साथ में जो हमारी कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, है ना, इनमें क्या था, जो लोग बैठे थे वो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के बैठे थे, है ना। मतलब हमारे जो अभी अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी जिनको ये आज़ादी मिली थी, उनका तो कोई वो ही नहीं था, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो इस चीज़ को बोला कि इनको भी अधिकार दो, इनको भी थोड़ा सा रोल दो, ताकि वो भी अपनी आवाज़ इनके थ्रू उठा सकें, अपने मुद्दों को सामने प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ इतना ही बहुत है इस चैप्टर में। आगे से हम अपना प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड।